हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसे आप सभी। वीडियो चालू हो गई है ना? हाँ, ओके। तो अपन बिजनेस कॉम्बिनेशन का नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे करने वाले हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 16 इलस्ट्रेशंस है वो पहली वाली वीडियो के अंदर पूरे कवर करा दिए थे, और साथ साथ में यहाँ तक जितने कॉन्सेप्ट आए थे वो भी आपको साथ साथ करवाते गया था। ओके। अभी मैं वन नोट भी खोल लेता हूँ ताकि आपको कोई चीज़ एक्सप्लेन करनी होगी तो मैं इधर कर दूँगा। ओके या तो मुझे पूरी उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, तैयारी अच्छी चल रही होगी। ओके सी, क्वेश्चन नंबर 16 था। यहाँ तक अपन ने क्या टॉपिक कवर किया था? यहाँ पे अपन ने किया था कि अगर आपका ये कंटिजेंट वाला वो पार्ट रहता है, ओके, कितना कितना आपका इसके अंदर जाएगा, सूट्स का, डैमेज का, ठीक है, कंटिजेंट लायबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे कवर किया था अपन ने मोस्टली। अब अपन करने वाले हैं रीअक्वायर्ड राइट्स। ओके, रीअक्वायर्ड राइट्स क्या होता है? यहाँ पे ये वाला थोड़ा सा आपको समझने में ना थोड़ा सा लगेगा, लेकिन अच्छे से समझ आ जाएगा। पहले मैं इसको समझाता हूँ। देखो, दीज आर द राइट्स विच अक्वायरर बिफोर एक्विजिशंस में हैव ग्रांटेड टू द एक्वायरी। मतलब कि यहाँ पे अक्वायरर कौन है? आप हो। ओके, एंड ये एक्वायरी है। ओके, मतलब आप इसको पैसे पे करोगे, रुपये 1 लाख रुपए। ओके, 1 लाख मान लो, 1 लाख करोड़ रुपए जो भी है। ओके, ये एक्वायरी है, आप अक्वायरर हो। ओके, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अक्वायरी ने, ओके, विच द अक्वायरर बिफोर एक्विजिशन, एक्विजिशन से पहले, मैं हैव ग्रांटेड टू द एक्वायरी। अब इसी अक्वायरर ने क्या किया था? अक्वायरी को, ठीक है, यहाँ पे कुछ राइट्स दिए होंगे। ओके, राइट्स मतलब कि मान लो ये डोमिनोज है आपका, ओके, और ये फ्रेंचाइजी है। ओके, ये आपका डोमिनोज है, ये आपकी फ्रेंचाइजी है। फ्रेंचाइजी मान लो आपने यूएसए के राइट थे वो सेल कर दिए थे। ओके, आप इंडिया में काम करते हो, आपने यूएसए के फ्रेंचाइजी के राइट इस कंपनी को सेल कर दिए। अब आपको देख क्या रहा है कि भाई ये ट्रांजेक्शन अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। ये 2011 की बात हो रही है जब आपने इसको राइट्स दे दिए थे अगले 20 सालों के लिए, कि 2011 में आपने इसको राइट्स दिए कि 20 सालों तक यूएसए में जितना भी डिलीट डोमिनोज के नाम पे बिकेगा ना वो आपको बेचना है, ठीक है। अब होता क्या है, 2021 आता है और 2021 में इसको दिखता है कि यार अमेरिका के मार्केट में तो अपन छा गए, ठीक है, फ्रेंचाइजी से तो अपन को बहुत कम रेवेन्यू आती है, अगर अपन इसको डायरेक्टली करते हैं ना यूएसए में तो ज़्यादा आता। तो अब हमने क्या किया, हमने इस अक्वायरी को ही अक्वायर कर लिया। ओके, तो मतलब कि यहाँ पे 10 ईयर्स की मेरी ऑलरेडी हो गई थी। ओके, और 10 ईयर्स पेंडिंग थे। ओके, 10 ईयर्स मेरे पेंडिंग थे, जिसके लिए मान लो मेरे को 1 लाख करोड़ रुपए है वो उसने पे किया हो गए, 1 लाख करोड़ रुपए। ओके, 1 लाख करोड़ रुपए टोटल 20 ईयर्स के लिए थे, तो 50,000 करोड़ मान के चलो 10 सालों की वैल्यू होगी। ओके, अब मैंने इसको जब खरीदा तो मैंने अगेन 1 लाख करोड़ रुपए पे किया है। ओके, तो ये बताओ कि जब आपने इसको खरीद लिया, ओके, तो यहाँ पे आपने जो 20 ईयर्स का राइट दे रखा था किसी को, उसमें से 10 ईयर्स का राइट भी तो वापस बाई बैक किया है ना। आपने अगर इसको खरीद लिया तो इसके पास में 10 ईयर का राइट्स है आपका। ओके, तो आपने पहले राइट्स इसको बेचा था और वही राइट अब आप वापस खरीद रहे हो। ये क्या है? रीअक्वायर्ड राइट्स होता है। ओके, क्योंकि रीअक्वायर्ड राइट्स वो कहेगा कि मैंने तो अभी सिर्फ 10 साल ऑपरेशन किया है, उसमें मेरा 50,000 लाख का एक बेनिफिट हुआ है, बाकी का 50,000 लाख का तो अगले 10 सालों में उठा था, और आप ही आज मुझे खरीद रहे हो तो मेरी तो ये भी तो कॉस्ट लगी हुई है, मुझे ये भी रीपे करनी पड़ेगी आपको। ओके, तो परचेज कंसिडरेशन में फिर अपन इसकी जो रीअक्वायर्ड राइट्स की वैल्यू होती है उसको सेपरेट करते हैं। अभी देखो एक बार पढ़ो, इट यूजेज सर्टेन एसेट्स विच बिलोंग्स टू द एक्वायरर, जो कि एक्वायरर से बिलोंग करती है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे फ्रेंचाइजी हो गई। ओके, इट डज नॉट मैटर वेदर द एसेट वाज रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एक्वायरर और नॉट, चाहे वो एक्वायरर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्डेड हो या ना हो, वो फिर भी आएगी। फॉर एग्जाम्पल लाइसेंस टू यूज द ब्रांड नेम, और इसी को अपन फ्रेंचाइजी राइट्स एक्सेट्रा बोलते हैं। If an acquirer acquires acquiree which had certain rights granted to it by the acquirer, then the business combination results in settlement of the rights and accordingly any settlement gain या loss। अब उन्होंने बोला ना कि बिजनेस कॉम्बिनेशन के कारण आपको सेटलमेंट होगा, और जो सेटलमेंट के कारण या तो आपको गेन हो सकता है, ओके, या फिर लॉस हो सकता है। शुड बी कंसिडर्ड एज ए सेपरेट ट्रांजेक्शन फ्रॉम द बिजनेस कॉम्बिनेशन, और उसको आपको सेपरेट मानना है, ये नहीं कि आप उसको बिजनेस कॉम्बिनेशन में एडजस्ट करो क्या, और उसको रिकॉर्ड करना होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द एक्वायरर के अंदर। जो एक्वायरर है वो मेजर करेगा वैल्यू ऑफ ए रीअक्वायर्ड राइट रिकॉग्नाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। तो जो इंटेंजिबल एसेट उन्होंने रिकॉग्नाइज कर रखी होगी, किसने? एक्वायरी ने, वो उसको मेजर करेगा और मेजर करके देखेगा कि वो उससे ज़्यादा पे है या कम पे है, कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म को, रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट को, एंड कंसिडर करेगा कि
अगर 20 साल बाद में भी अगर यहाँ पे ये होता है कि आप चाहो तो ऑटो रिन्यूअल करा सकते हो इतने टाइम पीरियड के लिए, तो फिर वो ऑटो रिन्यूअल वाले जो पोटेंशियल रिन्यूअल्स है ना उसके इफेक्ट को भी कंसिडर करेगा। अब ये समझ कैसे आएगा, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब आ जाएगा, ठीक है। बाकी एक बार कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया, आप अक्वायरर हो, अक्वायरी को ऑलरेडी पहले आपने क्या किया था, लाइसेंस इशू किया हुआ था, ओके, लाइसेंस इशू किया हुआ था, अब आप वापस उससे वो खरीदते हो, तो इस ट्रांजेक्शन को आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन में पार्ट नहीं मानना है, ओके, इसको आपको क्या करना है, बिजनेस कॉम्बिनेशन से सेपरेट करना है, ओके, और इसकी अकाउंटिंग करनी है, समझ गए। उसके बाद में है इंटेंजिबल एसेट का क्या ट्रीटमेंट करोगे, तो सेपरेटली अपन को गुडविल तो रिकॉग्नाइज करनी है भाई। इंड AS 103 है जो कि क्या करता है, फर्स्ट टाइम आपको गुडविल जनरेट करके दे रहा है, ओके। इंटेंजिबल अक्वायर्ड इन द बिजनेस कॉम्बिनेशन, एक इंटेंजिबल एसेट्स इज आइडेंटिफाइड इफ इट मीट्स द सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया और द कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया, मतलब वही है कि एसेट वाली सारी कंडीशन इंटेंजिबल एसेट की फुलफिल हो रही है तो आप उसको भी रिकॉग्नाइज कर लो। SBP ट्रांजेक्शन से तो उसका क्या होगा, तो अक्वायरर वो मेजर करेगा लाइबिलिटी को और एन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट को रिलेटेड टू शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द अक्वायरी और द रिप्लेसमेंट ऑफ एन अक्वायरीज शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस विद द शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शंस ऑफ द अक्वायरी इन अकॉर्डेंस विद द मेथड इन इंड AS 102 और एट द एक्विजिशन डेट, ओके। मतलब वही है, इंड AS 102 के अकॉर्डिंग अपन को ट्रीटमेंट करना है। मैंने शायद आपको पहले भी बता दिया था, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड का आता है तो क्या होता है, नॉर्मली जब अवार्ड आता है तो अपन देखते हैं दो टाइप के अवार्ड होते हैं, एक होता है ओरिजिनल अवार्ड, एक होता है रिप्लेसमेंट अवार्ड, ओके। तो अगर ओरिजिनल अवार्ड को कर रहा है तो जो भी उसकी बुक में कैरिंग वैल्यू आ रही है उसको वो क्या कर लेगा, इसका पार्ट मान लेगा, और बची हुई वैल्यू जो होगी ना, एक्सेस वैल्यू आएगी अगले सालों के लिए, ओके, वो हर साल रिकॉग्नाइज करेगा, ओके। और रिप्लेसमेंट है तो फिर वो असेस करता है, दोनों की एक कैलकुलेशन की मेथडोलॉजी है वो फॉलो करके अपन निकाल लेते हैं कि कितनी बिजनेस कॉम्बिनेशन में PC का पार्ट बनेगी और कितनी फिर आगे की फ्यूचर की है, ओके। ऐसे ही अब लीजेस के ट्रांजेक्शन है, तो अगर अक्वायरी लेसी है, ओके, या फिर अक्वायरी लेसर है, दो चीज़ें हो सकते हैं। अगर अक्वायरी लेसर है मतलब ये जो अक्वायरी था ना, ओके, ये अक्वायरी इसने क्या क्या कर रखा था, फर्दर अपनी जो लैंड थी वो किसी सी पार्टी को क्या कर रखी थी, लीज पे दे रखी। तो अब ये यहाँ पे क्या हो गया, लेसर, ये क्या हो गया, लेसी, राइट। अगर ऐसा है तो फेयर वैल्यू ऑफ एन एसेट, यानी कि जिस दिन एक्विजिशन डेट है, डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन इसकी जो भी फेयर वैल्यू है, ओके, वो फेयर वैल्यू है, अक्वायरर शेल टेक इनटू अकाउंट द टर्म्स ऑफ द लीजेस एंड अक्वायरर डज नॉट रिकॉग्नाइज ए सेपरेट एसेट और लाइबिलिटी इफ द टर्म्स ऑफ एन ऑपरेटिंग लीजेस आर इधर फेवरेबल और अनफेवरेबल व्हेन कंपेयर्ड विद द मार्केट टर्म्स, ओके। लेकिन यहाँ पे वो किसी भी प्रकार की लाइबिलिटी एसेट रिकॉग्नाइज नहीं करेगा अगर वो फेवरेबल या अनफेवरेबल टर्म्स पे होती है मार्केट के कंपेयर में। अगेन ये सब कैसे करेंगे कुलदीप, अपन जब क्वेश्चन करेंगे ना तब आएगा, अभी तो इन्होंने सिर्फ एक बार ब्रीफ दिया है, ओके। यहाँ पे अपन जब देखेंगे ना समरी तब अच्छे से समझ आ जाएगा, ओके। वही बात मैं कहूँ कि अगर अक्वायरी लेसी है तो अक्वायरी रिकॉग्नाइज करेगा ROU एसेट को, है ना भाई। नॉर्मली अगर आप इंड AS 116 देखोगे ना, तो मैं आपको दो बताता हूँ। इंड AS 116 क्या बोलता है पता है ये मैं एकदम ब्रीफ में बता रहा हूँ लेकिन आपको आइडिया लग जाएगा। एक होता है लेसी, एक होता है लेसर, ओके। लेसी क्या करता है, चाहे वो ये देखेगा 1 साल से कम है या फिर ग्रेटर देन 1 साल है, ओके। 1 साल से कम है तो वो नॉर्मल रेंट की तरह अकाउंट फॉर करेगा, लेकिन अगर 1 साल से ज़्यादा होता है तो फिर वहाँ पे वो दो चीज़ें निकालता है, एक तो ROU एसेट, ओके, और दूसरी लीज लाइबिलिटी। लीज लाइबिलिटी क्या होती है, फ्यूचर में जितने, मान लो 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो जितना भी पेमेंट करना है फ्यूचर में उन सब की प्रेजेंट वैल्यू होती है और कुछ नहीं है, ओके। फ्यूचर में जितना भी लीज के रिगार्डिंग आपको रेंटल पेमेंट करना है उन सब की हर साल आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल लो, वो आपकी क्या होगी, लीज लाइबिलिटी हो जाएगी। वही बात मैं करूँ ROU एसेट की, तो लीज लाइबिलिटी के इक्वल ROU एसेट क्रिएट हो जाती है कि भाई इतनी लाइबिलिटी है तो इतनी मेरी एसेट भी है, मेरे पास राइट है कि मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ एसेट को, ओके। और इतनी एसेट को अपन क्या करते हैं फिर ओवर द पीरियड डेप्रिशिएट करते हैं, ओके। और ये जो प्रेजेंट वैल्यू है ये कैसे जाएगी, जैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट वाला चैप्टर था अपना, उसमें IRR जो मेथड है हमारा उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट से अमोर्टाइज होता जाएगा हर साल, अंडरस्टैंड। ये था हमारा लेसी के केस में हम ROU एसेट और लीज लाइबिलिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। वही बात मैं करूँ लेसर के रिगार्डिंग, तो लेसर यहाँ पे क्या करने वाला है, सिंपल केस के अंदर लेसी का ट्रीटमेंट ये, लेसर अपनी एसेट को रिकॉग्नाइज करेगा, ओके, जिस पे मतलब नॉर्मल जैसे रिकॉग्नाइज करता है, रेंट पे दे रखी है तो बस वो रेंटल इनकम रिकॉग्नाइज करेगा।
अब बिकॉज इसने लीज पे लगा रखी होगी तो वो इंडियस 40 यहाँ पे फॉलो कर लेगा, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कि भाई रेंटल इनकम अर्न करने के लिए आपने उसको होल्ड कर रखा है, तो बस और कुछ चेंजेस नहीं है। ठीक है, सिंपल सी एंट्रीज होती है। अब ये एंट्री अभी तक होती हुई आई है। अब क्या हुआ कि आपकी अक्वायरी, यानी कि अक्वायरी कौन था, लेसी, लेसी यहाँ पे क्या था, अक्वायरी है। ओके, तो यह उसने ROU एसेट और लीज लाइबिलिटी रिकॉग्नाइज कर रखी होगी। ओके, तो वो कह रहा है कि इंडिया 116 के अकॉर्डिंग ही आपको करना है। अक्वायरर इज नॉट रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज ROU एसेट एंड लीज लाइबिलिटी फॉर, हाँ लेकिन किसके लिए रिकॉग्नाइज नहीं करनी, अगर आपकी जो लाइफ है वो 12 मंथ से है ऑफ द एक्विजिशन डेट और लेसी फॉर विच द अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू, अगर एकदम लो वैल्यू की है। ओके, और मतलब कि हो सकता है अक्वायरी के लिए वो सब्सटेंशियल वैल्यू की थी, लेकिन अक्वायरर बहुत बड़ा ग्रुप है। ओके, और उसके लिए वो वैल्यू कुछ मायने नहीं रखती, तो फिर लो वैल्यू है वो इग्नोर कर देगा, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करना। और एक्विजिशन डेट को अगर 12 महीने का ही पीरियड बचा है तो भी फिर उसको कोई ज़रूरत नहीं है कि वो रिकॉग्नाइज करे। क्या अक्वायरर मेजर करेगा लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू के ऊपर ऑफ द रिमेनिंग लीज पेमेंट एज इफ द अक्वायर्ड लीज वर इन न्यू लीज एट द एक्विजिशन डेट, अगर वो न्यू लीज होती। ओके, तो न्यू लीज के अकॉर्डिंग वो क्या करता है कि ये 3 पेमेंट, अब अगले 3 सालों में 3 पेमेंट करने हैं, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मेरा ये है एंड ये वैल्यू आ गई और ये टोटल आ गई, ये टोटल क्या होगी आपकी प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पे होगी। ओके, तो इस तरह से वो नई वैल्यू निकालेगा और उस पर रिकॉग्नाइज करेगा। वो ROU एसेट एट द सेम अमाउंट एज द लीज लाइबिलिटी, और उसी अमाउंट से लीज लाइबिलिटी भी बुक कर लेगा, मतलब वही दोनों अमाउंट सेम होगी। वो एडजस्ट की जाएगी ताकि कोई भी फेवरेबल या अनफेवरेबल टर्म्स है लीजेस की, मार्केट टर्म से अगर आप कंपेयर करते हो तो कोई भी अनफेवरेबल टर्म्स आती है तो उससे आप जरूर कर लोगे, मतलब एक तरह से अगर कंपेरेबल नहीं है आपका कहीं चेंजेस है तो उसको कर लोगे। इस लाइन का कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आता है। ये था हमारा लीजेस के केस में। अगर मैं वही कहूँ असेंबल्ड वर्कफोर्स है तो अक्वायरी अज्यूम करेगा कि गुडविल द वैल्यू ऑफ एन अक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट इज नॉट आइडेंटिफाइबल ऑन एक्विजिशन डेट। तो वो पहले तो ये देखेगा कि क्या गुडविल की वैल्यू आइडेंटिफाइबल है या नहीं है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर अक्वायरर में एट्रीब्यूट वैल्यू ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ एन असेंबल्ड वर्कफोर्स विच इज एन एग्जिस्टिंग कलेक्शन ऑफ द एम्प्लॉइज दैट परमिट्स द अक्वायरर टू कंटिन्यू टू ऑपरेट एन अक्वायर्ड बिजनेस फ्रॉम द एक्विजिशन डेट, तो वो देखेगा कि क्या ये उसको परमिट करता है कि वो कंटिन्यू टू ऑपरेट कर सकता है। ओके, अगर हाँ तो असेंबल वर्कफोर्स डज नॉट रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द स्किल्ड वर्कफोर्स, मतलब 2 केस हो सकते हैं, या तो वो रिप्रेजेंट कर रही है, फॉर एग्जांपल अक्वायर्ड है वो एट्रीब्यूट करेगा कि असेंबल वर्कफोर्स है जो कि एग्जिस्टिंग कलेक्शन है एम्प्लॉयज़ का, जिससे क्या होगा वो उसके बिजनेस को स्मूथली रन कर पाएगा, क्या स्मूथली ईजिली रन कर पाएगा। तो फिर वो उसका वो क्या हो जाएगी, वो गुडविल के अंदर सबस्यूम्ड हो जाएगी, गुडविल के अंदर ही उसकी वैल्यू इंक्लूड हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब ऑफन स्पेशलाइज्ड है, नॉलेज है एंड एक्सपीरियंस है टू ब्रिंग देयर जॉब्स, तो उस केस में बिकॉज असेंबल वर्कफोर्स है वह कोई आइडेंटिफाइबल एसेट नहीं है, इसीलिए वो सेपरेटली फ्रॉम द गुडविल रिकॉग्नाइज की जाएगी एंड कोई भी वैल्यू अगर उनको एट्रीब्यूट की गई है तो सबस्यूम्ड हो जाएगी गुडविल के अंदर। तो सी यहाँ पे 2 चीज़ थी, असेंबल वर्कफोर्स मतलब कि कंबाइन आपको लेबर फोर्स मिल रही है। ओके, वर्कफोर्स या लेबर फोर्स कुछ भी बोल दो। अब यहाँ पे ये देखना आपको कि वो स्किल्ड है, मतलब कि वो ज़रूरी है, मतलब आपको ज़रूरी ही है। ओके, या फिर नहीं है, नोट। ओके, अगर स्किल्ड वर्कफोर्स है या फिर आपके लिए कंपलसरी है, ओके मतलब उसको चलाने के लिए, मतलब ये स्पेशलाइज्ड है आपके लिए, तो उस केस में आपको सेपरेटली उनको रिकॉग्नाइज करना है। ओके, सेपरेटली आपको रिकॉग्नाइज करना है एंड ये, और अगर कोई और वैल्यू होती है तो वो सबस्यूम्ड हो जाएगी गुडविल के अंदर। ओके, वही मैं बात करूं कि नहीं, अगर ऐसा नहीं है तो उस केस के अंदर क्या होगा भाई, आपकी वैल्यू ऑलरेडी सबस्यूम्ड हो जाएगी गुडविल के अंदर, आपको कोई सेपरेट एसेट्स है वो नहीं डिटरमाइन करना है यहाँ पे। गॉट इट? ये था। अब यहाँ पे रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल का एक एक्सेप्शंस दिया है कि ये कुछ एक्सेप्शंस है, इन केसेस में रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल आप नहीं लगाओगे। ओके, किस दिन? पहली चीज़ तो ये लिमिटेड है टू एक्विजिशन डेट अकाउंटिंग। ओके, लिमिटेड क्या है? एक्विजिशन डेट को जो अकाउंटिंग करो बस उसी पे लिमिटेड है, उसके बाद में ये वाली रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट प्रिंसिपल अप्लाई नहीं होंगे। एक असेट या फिर लाइबिलिटी जो कि अदरवाइज वुड नॉट हैव बीन रिकॉर्डेड गेट्स रिकॉर्डेड, तो सबसे पहले कि न तो वो अक्वायरर के बैलेंस शीट में था, न वो अक्वायरी की बैलेंस शीट में था पहले, लेकिन कई एसेट्स ऐसे आई हैं, लायबिलिटी ऐसे आई है, तो उनको बिजनेस कॉम्बिनेशन में हम अकाउंट फॉर करेंगे। यहाँ पे रिकॉग्निशन का एक्सेप्शन क्या है? कंटिजेंट लायबिलिटी है,
मतलब कि हम उसको तभी रिकॉग्नाइज करेंगे इट्स अगर इसके फेयर वैल्यू हम रिलायबली मेजर कर पाते हैं तो, अगर नहीं कर पाते तो फिर इस लाइबिलिटी को रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉर्मल प्रोविजन क्या बोलता है कि आपको वो सारी लाइबिलिटी एसेट्स को रिकॉग्नाइज करना है जो कि आपको करनी चाहिए, चाहे वो बैलेंस शीट में आ रही हो या नहीं आ रही हो। लेकिन बस एक आगे की अगर कंटीजेंट लाइबिलिटी को अपन रिलायबली मेजर नहीं कर पा रहे ना, तो फिर उस केस में नहीं कर पाएंगे रिकॉर्ड। ओके, वही बात करूँ, अगर एसेट एंड लाइबिलिटी है वो मेजर की जाएगी एट ए वैल्यू अदर देन द एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू। ओके, नॉर्मली क्या एसेट्स को हम फेयर वैल्यू के ऊपर लेके चलते हैं एक्विजिशन डेट की। ओके, डेट ऑफ एक्विजिशन को जो फेयर वैल्यू है उसी डेट के ऊपर अपन लेके चलते हैं। लेकिन कई केसेस है ओके, जब हम अदर देन एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू पे लेंगे, यानी कि कब, अगर हमारे रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट के एक्सेप्शंस क्या है, पहला इनकम टैक्स, इसे अपन फेयर वैल्यू पे नहीं ले सकते, एम्प्लॉय बेनिफिट को फेयर वैल्यू पे नहीं लेना, इंडेमनिफिकेशन एसेट को फेयर वैल्यू पे नहीं लेना, एंड लीजेस इन विच अक्वायरी इज लेसी, तो उसमें जो हमारा मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू जो कैलकुलेट आएगा ना वो उसके ऊपर लेंगे। इसके अंदर भी जितनी वैल्यू निकल के आ रही है, इसमें भी जितनी वैल्यू आ रही है रेस्पेक्टिव इंडेस के अकॉर्डिंग वो वाली लेनी है, ना कि फेयर वैल्यू एज पर इंडेस 113 के अकॉर्डिंग। गॉट इट। वही बात करें अगर लेसी वाला रहता है। ओके, अब क्योंकि देखो इनकम टैक्स को रिकॉग्नाइज करेंगे हम इंडेस 12 के अकॉर्डिंग, ये 19 के अकॉर्डिंग, इसको हम करेंगे एक्विजिशन डेट की फेयर वैल्यू के रिकॉग्नाइज एंड मेजर करेंगे एट द एक्विजिशन डेट एट इट्स फेयर वैल्यू के ऊपर। ओके, एंड लेसी के केस में क्या है अगर लेसी हो आप तो आप रिकॉग्नाइज करोगे आरओयू एसेट एंड लीज लाइबिलिटी को एज पर इंडेक्स 116, एक्सेप्ट कि शॉर्ट टर्म लीज हो या लो वैल्यू हो। मेजर करेंगे लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट टर्म्स के ऊपर, एंड सेम अमाउंट के ऊपर है आप आरओयू एसेट भी क्रिएट करोगे। अब मेजरमेंट के एक्सेप्शन क्या है, शेयर बेस्ड पेमेंट अवार्ड है, उसके अंदर हम इंडेक्स 102 फॉलो करेंगे, एसेट हेल्ड फॉर सेल है तो इंडेक्स 105, एंड री एक्वायर्ड राइट है तो हम मेजर करेंगे रिमेनिंग कॉन्ट्रेक्चुअल टर्म्स के अंदर हमारी रिलेटेड मतलब वो क्या है, राइट ऑब्लिगेशंस क्या है, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करने वाले हैं। तो ये कुछ एक्सेप्शंस यहाँ पे दिए हुए थे। अभी मैं एक बार वापस से ब्रीफ करता हूँ ये टॉपिक जहाँ से शुरू हुआ था वहाँ से। सी, अभी अपन ने पहले ऊपर रिकॉग्निशन प्रिंसिपल पढ़ा था, फिर यहाँ पे मेजरमेंट प्रिंसिपल था कि हम मेजर कैसे करेंगे जो भी एसेट लाइबिलिटीज़ आ रही है उनको नॉर्मली फेयर वैल्यू पे करते हैं, और उसके बाद में एनसीए की वैल्यूएशन कैसे होनी है वो सारी आई थी। फिर कंटीजेंट लाइबिलिटी का कैसे होना है, इनकम टैक्स का, एम्प्लॉय बेनिफिट, इंडेमनिफिकेशन एसेट्स का कैसे होना है, उनकी क्वेश्चन भी करे, रिक्वायर्ड राइट्स का कैसे होगा, इंटेंजिबल, शेयर बेस्ड पेमेंट ट्रांजेक्शन, एसेट हेल्ड फॉर सेल, लीजेस एंड असेंबल्ड वर्कफोर्स है तो उनका कैसे कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट होना है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे मेरा रिकॉग्निशन हो गया, मेरा मेजरमेंट प्रिंसिपल हो गया, फिर ये इंटेंजिबल एसेट्स के बारे में बात कर रहा है कि आपको रिकॉग्नाइज करनी है इंटेंजिबल एसेट्स बिजनेस कॉम्बिनेशन के अंदर अगर आपकी एसेट की डेफिनेशन को ये मीट करती है तो, अगर ये ट्रांजेक्शन मीट करता है डेफिनेशन ऑफ एसेट तो क्या होगा, एंड एसेट अगर आइडेंटिफाइबल है इधर बाई कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल क्राइटेरिया या फिर सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया के बेसिस पे तो क्या करना है। ओके, मतलब कि हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा सेपरेटली गुडविल को इफ़ आइदर द सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया मेट हो और इट अराइजिंग आउट ऑफ कॉन्टेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया, मतलब चाहे वो कॉन्टेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया से आपके पास में अराइज हो, चाहे अगर वो ये सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट भी कर जाए तो हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा गुडविल को। अब कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया क्या होती है, कोई भी इंटेंजिबल एसेट है वो कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया को मीट कर जाएगी अगर आइडेंटिफाइबल है, इवन इफ द एसेट इज नॉट ट्रांसफरेबल और सेपरेबल फ्रॉम द अक्वायरी और अदर राइट्स एंड ऑब्लिगेशन, कि अदर राइट एंड ऑब्लिगेशन से आप उसे सेपरेट नहीं कर सकते हो, और एसेट है वो ट्रांसफरेबल भी नहीं है ना ही वो सेपरेबल है। अब एग्जाम्पल के लिए अगर अक्वायरी ओन्स करता है एंड ऑपरेट करता है एक न्यूक्लियर पावर प्लांट, ओके, तो लाइसेंस टू ऑपरेट दैट पावर प्लांट इज एन इंटेंजिबल एसेट, यह मीट करता है आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया को। अब फॉर रिकॉग्निशन सेपरेटली फ्रॉम गुडविल इवन इफ द अक्वायरर कैन नॉट सेल और ट्रांसफर इट सेपरेटली फ्रॉम द अक्वायर्ड पावर प्लांट, तो acquirer may recognize the fair value of the operating licenses and the fair value of a power plant as a single asset for the financial reporting purposes if the useful lives of those assets are similar। अगर उन दोनों assets की useful life similar है तो उस केस के अंदर acquirer जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकता है ऑपरेटिंग लाइसेंस की फेयर वैल्यू के ऊपर एंड पावर प्लांट को फेयर वैल्यू के ऊपर, उन दोनों को एज ए सिंगल एसेट्स, और इसीलिए यहाँ पे अगर दोनों की लाइफ सिमिलर है तो। वही बात करें दूसरा एग्जांपल, अगर अक्वायरर ओन करता है कोई टेक्नोलॉजिकल पेटेंट और वो लाइसेंस है एंड एक्सक्लूसिव है आउटसाइड द डोमेस्टिक मार्केट, तो रिसीविंग ए स्पेसिफाइड परसेंटेज ऑफ फ्यूचर रेवेन्यू
तो उस केस के अंदर दोनों टेक्नोलॉजिकल पेटेंट एंड लाइसेंस एग्रीमेंट हैं वो कॉन्ट्रेक्चुअल लीगल क्राइटेरिया को मीट करते हैं टू रिकॉग्नाइजेशन सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। तो मतलब उनको अपन गुडविल में इंक्लूड ना करके सेपरेटली रिकॉग्नाइज करेंगे। सी ये क्या बातें आ रही है, एसेट आपने रिकॉग्नाइज की, ओके, लाइबिलिटी आपने रिकॉग्नाइज करी, ओके, फिर आपने पीसीबी दे दिया, तो जो नेट बचा वो आपने क्या हुआ, गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया। ओके, गेन ऑन बार्गेन परचेज को बोल दो, अगर गुडविल आ रही है तो ये मेरा बैलेंस गुडविल आया। लेकिन अगर इंटेंजिबल एसेट्स ऐसे ऐसे आ रहे हैं जो कि ऑलरेडी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो फिर मैं उनको गुडविल से सेपरेटली, गुडविल से भी इनको रिड्यूस कर दूंगा कि भाई लाइसेंस एक अलग एसेट आएगा, फिर बची हुई वैल्यू का गुडविल आने वाला है। अब सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है, यानी कि अगर अक्वायर्ड इंटेंजिबल एसेट है ना, अगर वो कैपेबल है ऑफ बीइंग सेपरेटेड, आपने जो इंटेंजिबल एसेट को अक्वायर किया है, एग्जांपल के लिए ये इंटेंजिबल एसेट है, वैसे टेंजिबल है लेकिन ये इंटेंजिबल मानना आपको इसको, और अगर आप इसे सेपरेटली देख पा रहे हो, इसको मेजर कर पा रहे हो, इसको कॉस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हो, तो उसे फिर सेपरेटेबिलिटी क्राइटेरिया में मान लिया जाएगा। वो डिवाइडेड है फ्रॉम द एक्वायरी एंड सोल्ड, ट्रांसफर या लाइसेंस, रेंटेड और एक्सचेंज आइदर इंडिविजुअली और टुगेदर विथ ए रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइबल एसेट और लाइबिलिटी। जो इंटेंजिबल एसेट है वो अक्वायरर वुड बी एबल टू सेल, लाइसेंस और अदरवाइज एक्सचेंज फॉर समथिंग एल्स फॉर ऑफ वैल्यू meets the separability criteria even if the acquirer does not intend to sell, license or otherwise exchange it. Acquired intangible asset है वो meet करता है separability criteria को if there is evidence of exchange transaction for that type of assets or an assets of a similar type, even if those transactions are infrequent and regardless of whether the acquirer is involved in them. तो चाहे वो इन्वॉल्व हो या ना हो, जिस टाइप के एसेट्स है उसको हम क्या करेंगे, इन सारे क्राइटेरिया के ऊपर चेक करके सेपरेटली रिकॉग्नाइज करने वाले हैं। अब वो आपकी इंटेंशन क्या है वगैरह वगैरह उससे फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, ओके, सी कस्टमर एंड सब्सक्राइबर लिस्ट जो है आपकी, ओके, वो लाइसेंस पे दी जा सकती है और ये सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया को मीट करती है। इवन इफ जो अक्वायरी है वो बिलीव करता है कि कस्टमर लिस्ट हैव कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट फ्रॉम अदर कस्टमर लिस्ट, the fact that customer lists are frequently licensed generally means that the acquired customer list meets the separability criteria. However, जो customer list acquired in a business combination है वह meet नहीं करेगी separability criteria को if the terms of the confidentiality or other agreement prohibits an entity from selling, leasing or otherwise exchanging information about its customer. तो इस केस के अंदर अगर कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन नहीं रहती है तो वो प्रोहिबिट करेगी एंटिटी को सेल, बाई वगैरह सब करने से, इसीलिए ये सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया को फॉर्म करता है। अब इंटेंजिबल एसेट है वो इंडिविजुअली सेपरेबल रहेगी फ्रॉम द एक्वायरी और कंबाइन एंटिटी से अगर वो सेपरेटली क्राइटेरिया को मीट करती है इफ इट इज सेपरेबल इन कॉम्बिनेशन विथ ए रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट आइडेंटिफाइबल एसेट और लाइबिलिटी। तो यहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं तो ये आप देख लेना, तो वो नहीं है। अब अपन चलते हैं मेन थिंग के ऊपर। देखिए कि पॉसिबल सोर्सेज क्या है इन्फॉर्मेशन के एंड बोर्ड इंडिकेटर के टू बी यूज टू आइडेंटिफाई एनी पॉसिबल इंटेंजिबल सेपरेटली फ्रॉम गुडविल। मतलब कोई भी इंटेंजिबल एसेट को आइडेंटिफाई करने के क्या क्या सोर्सेज हैं। ओके, सोर्सेज आपसे पूछे कि कहाँ से आपको पता चलेगा कि हाँ ऑर्गेनाइजेशन के पास में कोई इंटेंजिबल, क्योंकि वो दिखती तो है नहीं, ओके, तो है कहाँ, तो वो पता कैसे चलेगा कि कोई इंटेंजिबल एसेट है या नहीं है, ताकि आपको उसको रिकॉग्नाइज करना है। तो आपको देखना है कि पिछले पीएनएल के अंदर उन्होंने सिग्निफिकेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट कर रखी है, ओके, तो वो भी हो सकता है। अगर सिग्निफिकेंट सेल्स प्रमोशन या मार्केटिंग कॉस्ट उन्होंने की है, ओके, इसका मतलब है कि इंटेंजिबल जैसे कि डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है, मार्केटिंग कोलैटरल्स है, ये सब उन्होंने बिल्ड किया है, ओके। कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट अगर उनकी काफ़ी ज़्यादा है, ओके, तो स्पेंड मनी टू अक्वायर न्यू कस्टमर है, तो आपको पता चलेगा कि ई कॉमर्स कंपनीज प्रोवाइड करती है इंसेंटिव टू रजिस्टर कस्टमर एज ए फर्स्ट टाइम यूज़र और डाउनलोड देयर ऐप। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि वो अपनी कस्टमर लिस्ट को बिल्ड कर रहा है, जो कि एक इंटेंजिबल होगी, ओके। तो शेयर परचेज एग्रीमेंट, यह भी स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है एग्जिस्टेंस का ऑफ इंटेंजिबल का इन द फॉर्म ऑफ एनी टेक्निकल नो हाउ, ट्रेडमार्क और पेटेंट, ओके, जो कि इंक्लूड किया गया एग्रीमेंट में। पर्पस क्या है एक्विजिशन का, जो रीजन है एक्विजिशन का वो भी इंडिकेट करेगा पॉसिबल इंटेंजिबल्स टू बी रिकॉर्डेड। फॉर एग्जाम्पल कोको कोला acquired थम्स अप विथ एन इंटेंशन टू क्लोज द ब्रांड विच विल रिजल्ट इन इंक्रीज इन मार्केट शेयर। तो अल्टीमेटली जो पर्पज ऑफ एक्विजिशन क्या था इसका, वो भी आपको देखना है कि उसको बंद करना ही था ताकि इसका मार्केट शेयर बढ़ जाए। अकॉर्डिंगली दिस विल आल्सो बी ए पॉसिबल इंटेंजिबल एसेट, तो ये भी आपकी पॉसिबल इंटेंजिबल एसेट हो सकती है।
अब इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं। कंपनी ए जो है ना वो एक FMCG कंपनी है जो कि अक्वायर्स करती है एक ऑनलाइन ई कॉमर्स कंपनी ई को। ओके, ए है वो ई को खरीदती है जो कि एक ई कॉमर्स कंपनी है। ओके, विद द इंटेंशन टू स्टार्ट इट्स रिटेल बिजनेस, ताकि ये अपना रिटेल बिजनेस चालू कर सके। ये जो ई कॉमर्स कंपनी है वो ओवर द पीरियड हैव 10 मिलियन रजिस्टर्ड यूजर्स हैं। हाउएवर जो ई कॉमर्स कंपनी ई है डज नॉट हैव एनी इंटेंशन टू सेल द कस्टमर। ओके, इनकी कोई इंटेंशन नहीं है कि ये कस्टमर को सेल करना चाहते हैं क्या। ओके, शुड दिस कस्टमर लिस्ट बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन। तो ये बताइए कि क्या ये जो कस्टमर लिस्ट है वो रिकॉर्ड की जाएगी इंटेंजिबल के, क्योंकि यहाँ पे ई जो है जो अक्वायरर है ना उसकी कोई इंटेंशन नहीं है कि वो अपनी कस्टमर लिस्ट को सेल कर रहा है क्या। ओके, सी कस्टमर डाटाबेस है वो आपको राइट्स नहीं देता है लीगल और कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स का। अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑफ सेपरेटेबिलिटी विल बी असेस्ड। डाटाबेस कैन बी यूजफुल टू अदर प्लेयर्स, यानी कि जैसे कंपनी ई हो गया, क्योंकि इनके पास एबिलिटी है टू ट्रांसफर टू देम। अकॉर्डिंगली इंटेंशन नॉट टू ट्रांसफर विल नॉट अफेक्ट, क्योंकि देखो इनके पास में ई का ई कॉमर्स काम है। ओके, ई कॉमर्स काम है तो वो उसके डाटाबेस को यूज़ करके उसको बेनिफिट तो अच्छा खासा मिलने वाला है। ओके, तो चाहे वो यूज़ करो या ना करो उनके पास में असेट तो है, और इसीलिए उनको क्या करेगा एज ए इंटेंजिबल इन बिजनेस कॉम्बिनेशन को डिटरमाइन करना पड़ेगा। ओके, ये था अपना 17 नंबर। फिर आता है 18th नंबर क्वेश्चन। ABC लिमिटेड एक फार्मास्यूटिकल ग्रुप है। ओके, XYZ लिमिटेड को अक्वायर करता है जो कि दूसरी फार्मा कंपनी है। XYZ लिमिटेड ने इनकर किया है एक सिग्निफिकेंट रिसर्च कॉस्ट इन कनेक्शन विद द 2 न्यू ड्रग्स। 2 नई ड्रग्स खरी है, उसके ऊपर रिसर्च के ऊपर काफ़ी खर्चा लगाया है जो कि अंडरगोइंग है क्लिनिकल ट्रायल्स में। आउट ऑफ द 2 ड्रग्स 1 ड्रग हैज़ नॉट बीन ग्रांटेड नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स, उसको नेसेसरी रेगुलेटरी अप्रूवल्स नहीं मिले हैं। हाउएवर ABC लिमिटेड एक्सपेक्ट करती है कि जो भी अप्रूवल है वो आपको 2 सालों के अंदर मिल जाएगी। ओके, अभी तक अप्रूवल नहीं मिली लेकिन आपको अप्रूवल मिल जाएगी, और सिग्निफिकेंटली इन्होंने रिसर्च पे कोर्स कर रखा है। तो सी अपन ने ऊपर ही पढ़ा था, इस सोर्सेज के अंदर ये लिखा हुआ था कि ये आपको इंडिकेटर है कि R&D कोस्ट अगर आपने सिग्निफिकेंटली कर रखी है इसका मतलब है कि वो सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया को आपको मीट कर जाएगा। तो सिग्निफिकेंट R&D कोस्ट ये रहा, वो इंडिकेटर हो सकता है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल रिलेटेड इंटेंजिबल्स इनके पास में हो। ओके, तो द ड्रग रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल है वो वन ऑफ द प्रिंसिपल रीजन है कि भाई उन्होंने अक्वायर किया है एंटिटी XYZ लिमिटेड को, मतलब उनको पता है कि अप्रूवल तो मिल ही जाएगा। ओके, वेदर द R&D ऑफ आइदर ऑफ द ड्रग्स बी रिकॉग्नाइज एज इंटेंजिबल एसेट, तो यस रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लिसिट गाइडेंस है रिकॉग्निशन के ऊपर। ठीक है। इंडिया 38 प्रोवाइड करता है गाइडेंस रिगार्डिंग जनरल रिकॉग्निशन कंडीशंस which require it to be probable that expected future economic benefit will flow to the entity before an intangible assets can be recognized and for the cost to be measured reliably. अब as per para 33 both of the standards general recognition criteria probability of benefits and reliable measurements are always considered to be satisfied for intangible asset acquired in a business combination. जो फेयर वैल्यू है इंटेंजिबल की वो रिफ्लेक्ट करती है एक्सपेक्टेशंस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस बेनिफिट डिस्पाइट अनसर्टेनिटी अबाउट द टाइमिंग और अमाउंट ऑफ द इनफ्लो। इसीलिए जो सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके पास में अवेलेबल है कि ये सेपरेबल है और अराइज करती है कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल राइट्स को, इसीलिए यहाँ पे रेंज ऑफ पॉसिबल आउटकम है एंड विथ डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज रह सकते हैं। मतलब एक तरह से बकवास की है। बकवास में इन्होंने क्या बोला कि भाई आप ये देखो कि प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, सर्टेनिटी क्या है, कितनी अनसर्टेनिटी है। ओके, और उसके बेसिस पर आप मेजरमेंट करोगे एसेट्स की फेयर वैल्यू का। ओके, ऐसे ही प्रोवाइड किया है कि इन अकॉर्डेंस विद इंडेस 103, यहाँ से देखो पैरा 34 बोलता है कि इंडेस 103 के लिए अगर कोई अक्वायरर रिकॉग्नाइज, देखो ये नॉर्मल प्रोविजन बताए थे ऊपर इसमें कि नॉर्मली R&D कॉस्ट को आप कब कैपिटलाइज करते हो, लेकिन यहाँ पे कैपिटलाइज करने के लिए इंडेस 103 का बोलता है कि आपको सेपरेटली गुडविल से रिकॉग्नाइज कर। सेपरेटली फ्रॉम गुडविल क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर सेपरेटली फ्रॉम गुडविल आप अलग से कोई असेट नहीं दिखाओगे ना तो वो ऑलरेडी गुडविल में ही इंक्लूड हो जाएगी, क्योंकि परचेज कंसिडरेशन तो चेंज होने वाला नहीं है ना, वो तो उतना ही रहेगा। तो गुडविल या तो घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। इंटेंजिबल एसेट ऑफ द अक्वायरी इररेस्पेक्टिव ऑफ वेदर द एसेट हैड बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय द अक्वायरी बिफोर द बिजनेस कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये है कि जो अक्वायरर है वो रिकॉग्नाइज करेगा एसेट सेपरेटली फ्रॉम गुडविल and in process research and development project of the acquiry if the project meets the definition of an intangible asset। जो acquiry है वो in process research and development project है वो meet करता है the definition of intangible asset, और ये दोनों उसकी असेंट कर दी कि भाई असेट होनी चाहिए वो सेपरेबल है और या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल और अदर लीगल राइट से है।
और इसी अकॉर्डिंग जो फेयर वैल्यू है फर्स्ट ड्रग की जो कि रिफ्लेक्ट करती है कि प्रोबेबिलिटी फॉर द टाइमिंग ऑफ द रेगुलेटरी अप्रूवल बीइंग ऑब्टेन, तो इसीलिए रिकॉग्निशन क्राइटेरिया है कि प्रोबेबल है कि फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट यहाँ पे इनको मिलेंगे। ओके एंड साथ में सब्सिक्वेंट एक्सपेंडिचर जो भी होंगे प्रोसेस के एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के वो भी सेपरेटली डील किए जाएंगे इंडियस 38 के अकॉर्डिंग। वही जो सेकंड है, सेकंड ड्रग वो मीट करती है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया इंडियस 8 की एंड आर इंडियस 38 की एंड आर रिकॉग्नाइज, और इसीलिए रिकॉग्नाइज की जाएगी। अप्रूवल मीन्स इट इज़ प्रोबेबल दैट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो फ्लो होंगे एबीसी लिमिटेड को एंड ये रिफ्लेक्ट किए जाएंगे इन द फेयर वैल्यू असाइन टू द इंटेंजिबल एसेट। यहाँ पे 38 कर लेना, ये गलत लिखा हुआ है, ये 38 होगा। ओके The recognition in process R&D as an asset for the acquisition applies different criteria. Those are required for internal project. इसीलिए जो रिसर्च कोस्ट है इंटरनल R&D प्रोजेक्ट की वो अंडर नो सर्कमस्टांसेस बी कैपिटलाइज एज एन इंटेंजिबल एसेट। यह पर्टिनेंट किया गया है टू नोट दैट द एंटिटीज विल बी रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज एन एक्विजिशन सम रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर दैट दे वुड नॉट हैव बीन एबल टू रिकॉग्नाइज इफ इट हैड बीन एन इंटरनल प्रोजेक्ट। तो बस इन्होंने यही बोला कि अगर इंटरनल प्रोजेक्ट होता ना ये सेम इनका तो फिर वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, लेकिन बिकॉज इन्होंने बिजनेस कॉम्बिनेशन में एक्वायर किया था और वहाँ पे आपके पास में सेपरेबिलिटी क्राइटेरिया और कॉन्ट्रेक्चुअल एंड लीगल राइट है वो आपको मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये इंटेंजिबल है और इसके फ्यूचर में पोटेंशियल है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट भी आपको फ्लो होंगे। आप इनको रिलायबली मेजर कीजिए एंड देन फिर आप इसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो बिजनेस कॉम्बिनेशन में एज ए एसेट। ओके अब बात करते हैं असेंबल वर्कफोर्स की एंड अदर आइटम की जो कि आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो वो फिर सब्स्यूम्ड हो जाएंगे गुडविल के अंदर। ये अपन ऑलरेडी ऊपर चार्ट्स में पढ़ के आगे है। रीअक्वायर्ड राइट्स का इन्होंने फिर से बोला। क्वेश्चन देखो, वड़ा पाव लिमिटेड इज सक्सेसफुल कंपनी हैज़ नंबर ऑफ ओन स्टोर अक्रॉस इंडिया। इनके ना इंडिया लेवल पे खुद के स्टोर्स हैं एंड आल्सो ऑफर्स फ्रेंचाइजीज टू अदर कंपनीज को वो फ्रेंचाइजी भी ऑफर करती है। एफिशिएंट लिमिटेड इज वन ऑफ द फ्रेंचाइजी ऑफ द वड़ा पाव लिमिटेड एंड ऑपरेट्स अंडर नंबर ऑफ स्टोर्स इन साउथ इंडिया, और साउथ इंडिया में नंबर ऑफ स्टोर्स में ये क्या करते हैं ऑपरेट करते हैं। ओके वड़ा पाव लिमिटेड है वो डिसाइड करता है टू अक्वायर एफिशिएंट लिमिटेड ड्यू टू इट्स ह्यूज डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। वो जो कहता है कि वड़ा पाव है वो किसको एफिशिएंट को अक्वायर कर रहा है क्योंकि बहुत बड़ा इनका नेटवर्क है एंड क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी फिर अपने आप में क्या होगी इंटेंजिबल एसेट होगी। अब उनके लिए तो वो सेल्फ जनरेटेड है तो वो रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, लेकिन ये वड़ा पाव उसको खरीद रहा है तो इसका मेन पर्पज़ क्या है डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खरीदना। ओके तो वो मतलब मेन पे ही डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के लिए रहा है। ओके तो इसीलिए ये वड़ा पाव है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को एज ए इंटेंजिबल एसेट रिकॉग्नाइज कर सकता है। ओके वड़ा पाव विल रिकॉर्ड द फ्रेंचाइजी राइट एज एन इंटेंजिबल एसेट। ओके बिकॉज द प्राइस एलोकेशन है सिंस इट इज द मार्केट टर्म एंड नो गेन या लॉस विल बी रिकॉर्डेड ऑन द सेटलमेंट, क्योंकि मार्केट टर्म्स के ऊपर सब हो रहा है। अब एबीसी लिमिटेड अक्वायर करता है पीक्यूआर को फॉर कंसिडरेशन ऑफ 1 करोड़ रुपीज़ 4 ईयर को 4 साल पहले। अब देखो ये वो फ्रेंचाइजी राइट का हो गया कि पहले मैंने फ्रेंचाइजी राइट सेल किए थे, अब मैं 3-4 साल बाद में उसी कंपनी को अक्वायर कर लेता हूँ। एबीसी लिमिटेड मान लो इंडिया की कंपनी है, पीक्यूआर लिमिटेड कहाँ की है यूएसए की कंपनी है, डोमिनोज वाली है दोनों, ठीक है। अब वो 1 करोड़ के अंदर पहले उसने क्या करते हैं फ्रेंचाइजी के राइट में वो उसको अक्वायर करिए आज की डेट में 1 करोड़ रुपए के अंदर। 4 साल पहले एबीसी ने क्या किया था 10 साल का लाइसेंस दिया था। कितने साल पहले? ये यहाँ से चालू हुआ और यहाँ पे ये टोटल है 10 ईयर्स। ओके 10 ईयर्स, तो आप चौथे साल में उसको क्या कर रहे हो अक्वायर कर रहे हो, ये डेट ऑफ एक्विजिशन है। तो यहाँ पे इसने क्या किया था इन्होंने 10 ईयर्स की लाइसेंस वो फ्रेंचाइजी सेल की थी। ओके टू ऑपरेट इन यूरोप, और यूरोप में ऑपरेट करने की इन्होंने फ्रेंचाइजी सेल की थी। जो कॉस्ट थी लाइसेंस की वो कितनी थी 2.5 लाख रुपए थी, और यहाँ पे इन्होंने 2.5 लाख रुपए इससे चार्ज किए थे, और आज की डेट में 1 करोड़ रुपए देके इस कंपनी को ही खरीद लिया इन्होंने। ओके अब 2.5 लाख रुपए चार्ज किए थे। ओके वो 10 साल के पीरियड के थे, तो मतलब 1 साल के अराउंड 25,000 थे। 25,000 इंटू 4 साल तो बीच गए थे, यानी 1 लाख रुपए तो लग गए होंगे, वो कंज्यूम हो गया उसका बेनिफिट। लेकिन 1.5 लाख रुपए अभी भी पेंडिंग हो गए। ओके 1 करोड़ में मैं खरीद रहा हूँ और 1.5 लाख रुपए में हो सकता है इसका भी पे कर रहा हूँ। ओके किस चीज़ का? मेरा फ्रेंचाइजी राइट का। लेकिन ये क्या है कॉस्ट के ऊपर लिया मैंने। अभी इसको फेयर वैल्यू क्या होगी वो मेन चीज़ डिपेंड करती है, क्योंकि हो सकता है मैं इसने बहुत सस्ते में खरीदा हो, फिर यूरोप में अच्छा खासा चल गया और कोई फ्रेंचाइजी लेगा आज की डेट में ये किसी और थर्ड पार्टी को भी सेल करे ना, कौन? ये जो पीक्यूआर लिमिटेड है, तो वो उसको मान लो 4.5 लाख रुपए दे दे या कितने भी दे दे, तो उस केस में फिर अपन फेयर वैल्यू यहाँ पर लेके उसको परचेज कंसिडरेशन से रिड्यूस करना होगा ताकि इनका अलग से अकाउंट करो। 2.5 लाख था। अब कॉन्ट्रैक्ट अलाउ करता है इधर पार्टी को टू टर्मिनेट द फ्रेंचाइजी एट ए कॉस्ट ऑफ द अनएक्सपायर्ड इनिशियल फीस प्लस 20%, कि जो भी आपकी अनएक्सपायर्ड इनिशियल फीस है ना वो प्लस 20%। अनएक्सपायर्ड इनिशियल फीस कितनी थी? जैसे इस ट्रांजेक्शन में 1.5 लाख रुपये थी। ओके तो उसमें लिखा हुआ है कि 1.5 लाख प्लस 20% लेके आप क्या कर सकते हो, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो।
ओके। तो 1.5 लाख इंटू 20% किया आपने तो 30,000 आया। तो 1,80,000 में आप उस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकते हो। आप मतलब कौन 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 कर सकता है, ओके, कौन कर सकता है, इधर पार्टी को, मतलब कोई भी टर्मिनेट कर सकती है। मतलब आज की डेट में भी अगर क्या बोलते हैं PQR चाहिए ना, XYZ चाहिए ना, तो इसको टर्मिनेट करती है और उसे सिर्फ 1,80,000 रुपये पे करने पड़ेंगे। वही अगर PQR भी करे तो उसे सिर्फ 30,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। समझ में आई बात? ओके, अभी आपको इतना समझ आ गया, मतलब कि 1,80,000 से ज़्यादा फेयर वैल्यू नहीं हो सकती, क्योंकि किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में 4 साल बाद में ये 1,80,000 में इसको टर्मिनेट कर सकती है। अब इसने कहा कि करंट प्राइस है वो 6 ईयर की फ्रेंचाइजी का, अगर आज की डेट में फ्रेंचाइजी आप इशू करो तो 4.5 लाख रुपये होता है। ओके, तो बताओ बिजनेस कॉम्बिनेशन में आप इसको कैसे अकाउंट फॉर करोगे। देखो अभी इसकी कॉस्ट कितनी है, 1.5 लाख रुपये है। टर्मिनेशन करेगा तो 1,80,000 का पड़ता है। फेयर वैल्यू है अगर आज की डेट में 6 साल की फ्रेंचाइजी ली तो 4.5 लाख रुपये, मतलब कि इसने एटलीस्ट 4.5 लाख की असेट खरीदी है, किसने, XYZ ले, ठीक है। ओके, तो अब देखो इसकी अकाउंटिंग कैसे होनी है। बेस्ड ऑन द बोव एंड इंस्टेंट केस, जो लाइसेंस है वो रिकॉग्नाइज किया जाएगा 4.5 लाख रुपए के ऊपर, जो कि इसकी फेयर वैल्यू है। ओके, और अब गेन या लॉस कितना आएगा, तो सी 1,80,000 का तो क्या आ गया आपका, टर्मिनेट करने का अंदर वो अमाउंट चला गया। ओके, एंड जो 3 लाख है विच इज़ द, मतलब कि 4.5 लाख था, 1.5 लाख की तो कॉस्ट ही थी, तो गेन कितना हुआ यहाँ पे, 3 लाख का गेन हुआ अल्टीमेटली। ओके, तो 3 लाख का विच इज़ द अमाउंट बाई विच द राइट इज अनफेवरेबल टू ABC लिमिटेड कंपेयर टू मार्केट टर्म। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट दैट ABC लिमिटेड कुड रिसीव फॉर ग्रांटिंग ए सिमिलर राइट। ओके, वो जो कि 4.5 लाख है कंपेयर टू द एंटिटीज कैरिंग वैल्यू 1.5 लाख रुपये। तो 3 लाख का तो यहाँ पे गेन ऑन लॉस ऑन सेटलमेंट ये हो गया, और 1,80,000 का इनका टर्मिनेशन का वैल्यू हो गया। तो लॉस ऑन सेटलमेंट होगा कॉन्ट्रैक्ट का, वो 1,80,000 होगा। देयरफॉर आउट ऑफ 1 करोड़ 98.2 लाख है वो अकाउंट किया जाएगा एज ए परचेज कंसिडरेशन। मैंने आपको पहले ही बोला था ना ऊपर ही, फेयर वैल्यू है वो अपन रिकॉग्नाइज करेंगे, वो गेन या लॉस सेटलमेंट का रिकॉग्नाइज करेंगे। अब इसके एंट्री कैसे करेंगे ये भी बता दो कुलदीप भाई। तो एंट्री ऐसे करेंगे, सी सबसे पहले तो अपन क्या करेंगे, अपने पास में जो फ्रेंचाइजी राइट है उसको वापस से खरीद रहे हैं। ओके, तो पहली चीज़ तो अपन जो परचेज कंसिडरेशन है उससे 1 करोड़ का था। ओके, और वापस कभी भी अगर आज की डेट में भी अपन टर्मिनेट करते तो अपन को 1.80 लाख रुपीज़ ही पे करना पड़ता। तो 98.20 लाख मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे, परचेज कंसिडरेशन हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे असेट लाइबिलिटी और 2PC हो जाता 98.20 लाख, और ये यहाँ पे ख़त्म कहानी, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या होगी, जो फ्रेंचाइजी राइट है जो इसने वापस से अक्वायर किए हैं, ओके, तो उसका क्या करेगा, ये फ्रेंचाइजी राइट को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करेगा। ओके, वो कैसे करेगा, फ्रेंचाइजी राइट्स पहले इसमें सेल किए होंगे तो रिसीव किया होगा। अगर मैंने पहले फ्रेंचाइजी राइट सेल किए किसी को, ओके, तो ये वो मेरी लाइबिलिटी में आ रहा होगा। ओके, तो लाइबिलिटी में आ रहा है तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, उसको रिवर्स करूँगा, डेबिट करूँगा। डेबिट किया तो 1.5 लाख की वैल्यू डेबिट हो गई। ओके ओके, और उसके बाद में यहाँ पे मैं रिकॉग्नाइज करूँगा फ्रेंचाइजी राइट डेबिट हो गया। उसके बाद में मेरा यहाँ पे गेन या लॉस हो गया। ओके, वो डेबिट हुआ 3 लाख का। ओके, और 2 यहाँ पे मेरा अकाउंट फुल हो जाएगा, ये क्या बोलते हैं आपका 4.5 लाख के इसकी फेयर वैल्यू आ रहा है ना। 2 जो पार्टी का नाम है वो, ओके, 4.5 लाख पार्टी का नाम मिल जाएगा। अल्टीमेटली ये जाएगा आपका 1.5 लाख का ये गेन या लॉस, 3 लाख का आपका यहाँ पे सेटलमेंट में अमाउंट जाएगा, 4.5 लाख का टोटल वैल्यू है। 1,80,000 का लॉस ऑन सेटलमेंट भी तो है ना। ओके, 30,000 से और डेबिट होगा। ओके, ये आपका क्या हो गया, PNL डेबिट हो गया एग्जांपल के लिए, जो कि अपने पेनल्टी का पे किया 30,000, ठीक है। और यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी, टू पार्टी। ओके, ये हुआ 1,80,000 की एक एंट्री। ओके, और उसके बाद में फेयर वैल्यू गेन के अंदर चली जाएगी। फेयर वैल्यू गेन के अंदर 3 लाख रुपए की वैल्यू आपकी यहाँ पे चली जाएगी। 1.5 लाख ऑलरेडी राइट ऑफ हो गया, और 3 लाख इधर इधर आ जाएगा। अब बात करते हैं, ये प्री एग्जिस्टिंग नॉन कॉन्ट्रेक्चुअल और कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशनशिप थे, वो अपन ने हो गए। अब गुडविल का रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट कैसे होना है। गुडविल का मैंने कराया कि नहीं कराया आप लोगों को ऑलरेडी। गुडविल और गेन बार्गेन परचेज में आपको इधर दिखा देता हूँ, अगर नहीं भी कराया तो। सी ओके, आपने एसेट खरीदी उससे कितने की, 1 करोड़ की। सामने वाली पार्टी की आपने लाइबिलिटी खरीदी
80 लाख रुपए की, तो इसकी नेट एसेट कितनी है 20 लाख रुपए की। 20 लाख की एसेट को अब मैं आपको यहाँ पे कई केसेस बना बना के दिखा रहा हूँ। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपने 80% खरीदा और पे किया 18 लाख रुपए। ओके, एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पे 100% खरीदा और पे किया 25 लाख रुपए। ओके, 2 केसेस में हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये 2 केसेस के अंदर ही आपका सारी चीज़ें कवर हो जाएगी। मतलब मैंने एनसीए का भी इफेक्ट ले लिया और उसका भी ले लिया। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और कर रहा हूँ आपको कि इसके अंदर एग्जांपल के लिए आपको 2 मेथड दिए हुए ना मैंने, फुल गुडविल मेथड अगर आपको याद हो तो समझाए हैं पहले वाले में, और एक पार्शियल गुडविल मेथड। ओके, और यहाँ पे फुल गुडविल मेथड थर्ड और पार्शियल गुडविल मेथड से आपको कैलकुलेट करना है कि कैसे गुडविल कैलकुलेट करोगे। यहाँ पे ये मान लो कि एनसीए की जो फेयर वैल्यू है, जहाँ पे 80% शेयर्स हैं, वहाँ पे एनसीए की फेयर वैल्यू आपको दे रखी है 3 लाख रुपए। ओके, तो सी एनसीए मतलब कि नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट 80% हम रख रहे हैं, तो 20% हम नहीं भी रख रहे हैं। ओके, तो जो 20% नहीं रख रहे उसकी वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपए है। ओके, तो सी यहाँ पे 80% के लिए हम 18 लाख दे रहे हैं। ओके, और अगर इसी को फेयर वैल्यू पे ले लेते हैं तो अपन ये कहते हैं कि हम टोटल पीसी कितना, देखो सीधा एक स्ट्रक्चर है, पहले तो वही बता देता हूँ आपको कि नेट एसेट कितनी है, पहले वो लिख लो। नेट एसेट आपने लिखी 20 लाख रुपीज़ की। ओके, 20 लाख रुपीज़ की। ओके, फिर पीसी देख लो, पीसी कितना है 18 लाख का, और एनसीए की फेयर वैल्यू कितनी है 3 लाख रुपए। गॉट इट। अब आपको क्या करना है, पीसी एनसीए और फिर रिड्यूस कर दो उसमें से नेट एसेट। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो गुडविल आ जाएगी, और नेगेटिव आया तो गेन ऑन बार्गेन परचेज आ जाएगा। तो 18, 3 और उसमें से 20 गए, तो 1 लाख रुपए की यहाँ पे आपकी गुडविल आ गई। और ये जो कैलकुलेट हुआ वो किससे हुआ है, क्योंकि अपन ने एनसीए को यहाँ पे फेयर वैल्यू पे लिया है। ओके, फेयर वैल्यू पे लिया है, इसीलिए ये हमारी फुल गुडविल मेथड है। ओके, ये हमारी पूरे एंटरप्राइज की गुडविल आई है इंक्लूडिंग एनसीए। गॉट इट। वही मैं बात करूँ यहाँ पे प्रोपोर्शनेट शेयर इन नेट एसेट मेथड यानी कि PSNA। ओके, तो वो उस केस के अंदर यहाँ पे 18 लाख थी, नेट एसेट की वैल्यू कितनी थी 20 लाख थी ना, नेट एसेट की वैल्यू थी 20 लाख। ओके, 20 लाख में 20% यानी कि 20 लाख इंटू 20%, ओके, इक्वल टू 4 लाख होता है। ओके, मैंने यहाँ पे ना मैं 10% कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज, इसको मैं 90% कर रहा हूँ। ओके, ताकि इसका वैल्यू कम आए। तो 2 लाख रुपए की आपकी नेट एसेट आई, 20 लाख का 10% किया तो 2 लाख रुपए आया। अब अगेन यहाँ पे आपकी वो कितनी आ रही है, पीसी है आपका 18 का, और एनसीआई आया है प्रोपोर्शनेट एंड नेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग 2 लाख रुपए। ओके, तो टोटल हुआ 20। ओके, और एग्जांपल के लिए इस केस के अंदर चलो अभी थोड़ा चेंज हो गया यहाँ पे, फिर से कोई बात नहीं, नेट एसेट 20 की ही है, लेकिन नॉर्मली आपको 20 की नहीं मिलेगी, थोड़ी कमी मिलेगी। तो वो फिर आपकी जो वैल्यू आएगी वो आपकी प्रोपोर्शनेट एसेट मेथड के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगी, गुडविल आ जाएगी। ओके, मतलब यहाँ पे आपने देखो 90% शेयर खरीदा 20 लाख की एसेट का, तो वो 18 लाख ही होता है। मतलब आपने 18 लाख की एसेट खरीदी और 18 लाख ही पे किया, तो कोई गुडविल आएगी, यहाँ पे गुडविल की वैल्यू 0 निकल के आ गई। वही बात कहूँ कि पूरा का पूरा खरीद लिया तो एनसीआई कुछ है ही नहीं, तो फिर फुल और गुडविल का और पार्शियल गुडविल का नाम ही नहीं आता, डायरेक्टली फुल ही गुडविल आएगी। फुल गुडविल आएगी तो 25 लाख की एसेट थी, 20 लाख की आपने वो खरीदी है, 25 लाख का कंसिडरेशन पे किया है 20 लाख की एसेट के लिए, तो 5 लाख की यहाँ पे गुडविल आपकी आ जाएगी। ओके, तो बस ये था, ये मैंने गुडविल एंड गेन ऑन। और अगर यही उल्टा होता है एग्जाम्पल के लिए यही उल्टा होता है, ये 5 लाख नेगेटिव में आ जाता, यहाँ पे 15 लाख ही होता, 15 लाख की एसेट आपने 20 लाख में खरीद ली, तो 5 लाख का नेगेटिव आया, तो इसको अपन क्या बोलते थे, गेन ऑन बार्गेन परचेज। गॉट इट, गेन ऑन बार्गेन परचेज हो जाता है ये। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, जो कि हमारा क्वेश्चन है, और अब इसमें से मैं आपको क्वेश्चन नंबर 21 इलस्ट्रेशन 21 कराऊंगा, तो इतने में आपका समझ ही आ जाएगा कि कैसे हुआ है। अगर 1 जनवरी 2001 की बात करें, ए लिमिटेड ने अक्वायर किया 80% ऑफ द इक्विटी इंटरेस्ट ऑफ बी लिमिटेड। ए ने बी का 80% लिया, ओके, इन एक्सचेंज फॉर कैश ऑफ ₹15 करोड़। जो फॉर्मर ओनर्स है बी लिमिटेड के, वो रिक्वायर टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन बी लिमिटेड। जो बी लिमिटेड के फॉर्मर ओनर्स है ना, वो डिस्पोज ऑफ कर देंगे अपना इन्वेस्टमेंट, ओके, बाई स्पेसिफाइड डेट, एंड अकॉर्डिंगली दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू फाइंड पोटेंशियल बायर्स। और इसी के लिए इनके पास में पोटेंशियल बायर्स को फाइंड आउट करने का टाइम नहीं था।
जो क्वालिफाइड वैल्यूएशन प्रोफेशनल है वो हायर करता है मैनेजमेंट ऑफ ए लिमिटेड को टू मेजर द आइडेंटिफाइड नेट एसेट अक्वायर्ड कितनी किया है इन रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियाज 103 20 करोड़ की यहाँ पे फेयर वैल्यू है ऑफ द 20% एनसीआई। तो सी यहाँ पे मैं ना लिख ही लेता हूँ, यहाँ पे आपको बोला है एनसीआई को फेयर वैल्यू के ऊपर, एनसीआई की फेयर वैल्यू जो है आपको बोल रखे है वो 20 करोड़ रुपीज़ है। ओके, इसके अलावा क्या बोला, ए लिमिटेड है उसने इसका कितना अक्वायर किया है 80% ऑफ बी। ओके, साथ में बोलता है इन एक्सचेंज फॉर कैश ऑफ रुपीज़, जिसमें उसने कैश पे किया है 15 करोड़ का। ओके, तो फॉर्मर ओनर बी लिमिटेड क्या वाज रिक्वायर्ड टू डिस्पोज ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट इन बी बाय ए स्पेसिफाइड डेट। ओके, एंड अकॉर्डिंगली दे डिड नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू फाइंड पोटेंशियल बायर। एक क्वालिफाइड वैल्यूएशन प्रोफेशनल उन्होंने हायर किया और मेजर किया आईएनए को। ओके, अब यहाँ पे आईएनए की वैल्यू आपको दे रखी है कि आईएनए जो है आईएनए यानी कि नेट एसेट जो है कंपनी के वो कितने हैं, वो 20 करोड़ है। तो ये मैंने एनसीआई गलत ले लिया, वो 20 करोड़ है एंड 20% एनसीआई है वो 4.2 करोड़ है, ये मेरी 4.20 करोड़ है। ओके, तो ये आपको वैल्यू दे रखी है। ओके, फेयर वैल्यू पे दे रखा है मतलब फुल गुडविल आपसे पूछ रहा है, ये समझ गए। फेयर वैल्यू तभी क्वेश्चन में देगा, अदरवाइज वो आपसे पूछेगा कि यहाँ पे क्या है। तो सी अपना स्ट्रक्चर अपन का सेम है, अपन सबसे पहले लिखते हैं पीसी कितना है, एनसीआई कितना है, फिर उसका टोटल मारते हैं, फिर नेट एसेट उसमें से रिड्यूस कर देते हैं, जो भी आएगा अपने पास में आ जाएगा ऑटोमेटिकली गुडविल या गेन ऑन बार्गेन परचेज। तो परचेज कंसिडरेशन कितना था यहाँ पे 15 करोड़ का, 15 करोड़ का। उसके बाद में एनसीआई कितनी थी 4.20 करोड़, यानी 19.20 करोड़ का मेरा यहाँ पे हुआ। नेट एसेट थी मेरी 20 करोड़ की, तो यहाँ पे नेगेटिव बचा तो क्या आ गया आपका गेन ऑन बार्गेन परचेज आ गया 0.80 करोड़, यानी कि 80 लाख रुपए की। राइट, कोई दिक्कत नहीं ना। तो बस ये इन्होंने बोला है, देखो गेन ऑन बार्गेन परचेज कितना है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेटेड एट ₹80 लाख रुपए। ओके, तो ये भी आपका हो गया। इन्होंने इस पिक्चर में यही कहा है कि अगर पीसी ग्रेटर देन नेट एसेट है ना, तो यहाँ पे आपका गुडविल है, और अगर पीसी कम है नेट एसेट से तो उस केस के अंदर गेन ऑन बार्गेन परचेज है। अब मेजरमेंट पीरियड क्या है, ये एक विंडो है भाई, विंडो मतलब कि घर में आने का एक दूसरा रास्ता है, 1 साल तक वो खुली रहती है। ये जब भी आपने बिजनेस कॉम्बिनेशन किया ना, तो उससे 1 साल तक ये विंडो खुली रहेगी। अगर कोई फंडामेंटल जो आपको बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे पता नहीं था, वो ऐसे कुछ चेंजेस है, अगर वो 1 साल तक आपको पता चल जाता है, तो फिर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन में ही उसको रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज कर देते हो। अदरवाइज फिर आप उसका फर्दर एडजस्टमेंट करोगे, फिर वो बिजनेस कॉम्बिनेशन में गुडविल में हिट नहीं करेगी। ओके, अदरवाइज वो गुडविल में हिट करेगी। तो ये विंडो की बात कर रहा है, मेजरमेंट पीरियड एक विंडो है, वो विंडो 1 साल तक खुली रहती है। अगर 1 साल के अंदर अंदर आके चेंज हुए जो कि फंडामेंटल थे बिजनेस कॉम्बिनेशन के, वो उस टाइम पता नहीं थे, तो उसके कारण काफ़ी चीज़ें चेंज हो रही है, तो फिर हम एडजस्ट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ओके, ये यहाँ पे मेजरमेंट विंडो है। देखो विद वेदर एक्विजिशन एग्जिस्टेड ऑन, वेदर कंडीशन जो थी वो एग्जिस्ट करती थी एक्विजिशन डेट को, अगर नहीं तो मैं रिकॉग्नाइज करूंगा जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुई है ना एज एरर की, भाई उसको एज ए एरर अकाउंट फॉर करूंगा। बिजनेस कॉम्बिनेशन में जो मैंने असेट लाइबिलिटी की फेयर वैल्यू रिकॉग्नाइज करी, मान लो फेयर वैल्यू उस टाइम अवेलेबल नहीं थी तो नहीं कर पाया, तो 1 साल के अंदर अगर पता चल जाता है, ओके, और वो कंडीशन एग्जिस्ट भी कर रही थी कब, बिजनेस कॉम्बिनेशन के टाइम पे हमें पता भी था, तो उस केस के अंदर हम उसको क्या करेंगे, इन्फॉर्मेशन पर्टेनिंग टू बिजनेस एक्विजिशन ऑब्टेन विद इन 1 ईयर ऑफ एक्विजिशन डेट, अगर हाँ तो मैं इंक्रीज या डिक्रीज को कहाँ एडजस्ट करने वाला हूँ, असेट और लाइबिलिटी में, और कोरस्पॉन्डिंग इफेक्ट किस में दूंगा, गुडविल के अंदर, गुडविल के अंदर मैं उसका इफेक्ट देने वाला हूँ। लेकिन वही बात करूँ अगर नहीं था तो उस केस में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज हुआ उसे एरर की तरह काउंट करूँगा। एरर की अकाउंटिंग कैसे होगी, जैसे इंडियाज 8 बताता है, ओके, नॉर्मली वो पीएनएल में जाके सीधा हिट करेगा। ओके, तो ये हमारी इसकी ट्रीटमेंट दे दी। अब आया क्वेश्चन नंबर 22, एंटिटी जो एक्स है वो अक्वायर करती है 100% शेयर होल्डिंग ऑफ एंटिटी वाई ऑन 1 अप्रैल 2001 and had complete the preliminary purchase price allocation and accordingly recorded net asset of 100 million। ओके, 100% होल्डिंग अक्वायर करी है, 100% यहीं पे देखो मैं अब चेंज करता हूँ कितना मजा आएगा, 100% होल्डिंग अक्वायर करी है, ठीक है, और कितना पे किया है 100 मिलियन रुपीज़, 100 मिलियन। ओके, साथ में नहीं सॉरी, रिकॉर्डेड नेट एसेट ऑफ 100 मिलियन,
ओके। पीसी कितना है, 150 मिलियन का है, 150 मिलियन का तो पीसी है। नेट एसेट है यहाँ पे 100 मिलियन की। ओके, तो यार ये तो साफ साफ दिख रहा है, एन से तो यहाँ पे है ही नहीं। ओके, एन से यहाँ पे है ही नहीं। ओके, तो एन से हो गया 0, ये हो गया अपना 150। ओके, ये आया अगेन 150, ये आया 100, ये कितना आ गया 50 मिलियन। ओके, 50 मिलियन पॉजिटिव आया तो क्या है, गुडविल है बस। अभी तक के अकॉर्डिंग एंटिटी वाई ने सिग्निफिकेंटली कैरी फॉरवर्ड किया लॉसेस ऑन विच डेफर्ड टैक्स हैव नॉट रिकॉर्डेड ड्यू टू लैक ऑफ कन्वीनियंस एविडेंस ऑन एक्विजिशन डेट। कि एक्विजिशन डेट को आपको कुछ भी पता नहीं था, इसीलिए आप उसको एडजस्ट नहीं कर पाए थे डेफर्ड टैक्स को। हाउएवर 31/3/2002, तो 1 अप्रैल 2001 से 31/3/2 यानी कि 12 महीने के अंदर अंदर की बात है, एंटिटी वाई को सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। देखो कंडीशन एग्जिस्ट कर रही थी। ओके, हम रिकॉर्ड नहीं कर पाए क्योंकि अपने पास में अवेलेबल नहीं थी इन्फॉर्मेशन, लेकिन कंडीशंस थी, चीज़ें थी। ओके, विच इज़ एक्सपेक्टेड टू जनरेट इनफ टैक्सेबल इनकम टू रिकप द लॉसेस एंड अकॉर्डिंगली जो डेफर्ड टैक्स एसेट है वो रिकॉर्डेड किया गया, कैरी फॉरवर्ड किया गया लॉसेस को। तो बताओ क्या ये एडजस्ट होगा एंड गुडविल को हिट करेगा? यस। ओके, यस या नो? गुडविल रिकॉर्डेड बेस्ड ऑन द प्रीलिमिनरी परचेज प्राइस एलोकेशन के बेसिस पे। मेरे अकॉर्डिंग यस होना चाहिए था, बिकॉज इसकी कंडीशन सब कुछ तो एग्जिस्ट करती है ना। लेट्स गो थ्रू द आंसर, पता चल जाएगा अभी। नो, एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ इंडेक्स 103, जो भी चेंजेस आए ना नेट एसेट के अंदर, वो अलाउड है विच रिजल्ट्स फ्रॉम द डिस्कवरी ऑफ ए फैक्ट विच एग्जिस्ट ऑन द एक्विजिशन डेट। कि एक्विजिशन डेट को जो भी एग्जिस्ट करते हैं ना फैक्ट, उनके बेसिस पे। तो इनके फैक्ट तो है ना, डेफर्ड टैक्स का ट्रीटमेंट करना है भाई इनको। तो ये बोल रहा है हाउ चेंज ऑफ फैक्ट्स रिजल्टिंग इन रिकॉग्निशन एंड डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट। लेकिन ऐसे फैक्ट्स जिनको चेंज करने के कारण रिकॉग्निशन या डी रिकॉग्निशन ऑफ एसेट पे इंपैक्ट पड़ेगा या लाइबिलिटीज पे आफ्टर द एक्विजिशन डेट, वो अकाउंट किए जाएंगे अदर इंडियाज के अकॉर्डिंग। ओके, सिर्फ आप क्या करोगे, ऐसी चीज़ें जिससे वैल्यू चेंज हो रही है तो आप करोगे। लेकिन अगर किसी एसेट को रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज करने तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए ना, तो फिर आप पर्टिकुलर इंडियाज के अकॉर्डिंग ही करोगे। अब यहाँ पे डेफर्ड टैक्स की अगर वैल्यू चेंज करनी होती तो आप इसके अकॉर्डिंग कर देते, लेकिन अब आपको रिकॉग्नाइज करना ही अब है। ओके, पहले आपने किया ही नहीं, तो नई एसेट को आप बिजनेस मेजरमेंट पीरियड विंडो के अंदर एंट्री नहीं दे सकते। ओके, मतलब एक तरह से ये बात होगी, वो विंडो सिर्फ उन्हीं बंदों को आने दे रही है जो पहले आ चुके हैं। ठीक है, नए बंदों को, नए अकाउंट्स को, नए लेजर को, नई एसेट्स को है वो क्रिएट, वो विंडो नहीं करने देती। ओके, एग्जिस्टिंग के अंदर जो है आप थोड़ा चेंज कर सकते हो, ऊपर नीचे चलेगा, लेकिन नई विंडो वो विंडो नए बंदों को आने नहीं देगी। यहाँ पे नई डेफर्ड टैक्स की लाइबिलिटी एसेट क्रिएट करनी है, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 23 अब अपन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं यहाँ से।